हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल रोहित की कक्षा। और आज हम लोग आपके सामने D2D की पार्ट 4 लेके आए। जी हाँ, डिप्लोमा टू डिग्री की पार्ट 4। पार्ट 1 में हमने बताया कि क्या है भाई डिप्लोमा से डिग्री में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। पार्ट 2 में हमने बताया कि क्या सिलेबस है, क्या मार्क्स हैं, किस तरह से आप कौन कौन को चैप्टर्स पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ताकि आपको BIT से मिले, क्योंकि वन एंड ऑल वही सबका टारगेट है। झारखंड में अगर कोई भी D2D देता है तो कि सबसे पहले वो BIT से कराता है। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमने आपके सामने चैप्टर्स को बताने के बाद हमने वो रखा क्वेश्चन पेपर, जिसका आपको इंतजार था कि भाई क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से आएंगी। तो 2017, 18 और 19 के हमने क्वेश्चन पेपर्स आपके सामने रखे और वही बताया जो सब कुछ जानना था कि कैसे इन्हें सॉल्व किया जाए। फोर्थ पार्ट में हम बताते हैं कि बहुत सारी चीजें हो जाने के बाद, आपके पास क्वेश्चन पेपर होने के बाद, सारी तैयारियां होने के बाद भी आपकी रैंक उस लेवल पे नहीं आ पाती है जिस लेवल की आपने मेहनत की है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हमने तो सारे क्वेश्चन सही बनाए यार, नंबर्स भी उतने ही अच्छे आए, फिर हमारी रैंक पीछे क्यों है, हमारी तो आगे होनी चाहिए थी रैंक। तो उसका एक कारण होता है एक्यूरेसी। ठीक है ना, वो एक्यूरेसी सबसे मेन फैक्टर होता है आपके मार्क्स को अच्छा बनाने में। एक्यूरेसी क्या है उसी पे हम बात करेंगे और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए यार। कोई भी कंपटीशन लेवल में एक्यूरेसी क्या मायने रखती है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दें, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम दें, चाहे जॉब के लिए कोई भी एग्जाम दें, SSC हो, GPSC हो, किसी भी तरह में एक्यूरेसी ही आपकी मेरिट लिस्ट में जगह बनाती है। तो वो एक्यूरेसी क्या है वही हम आपके सामने रख रहे हैं। तो एक्यूरेसी में कैसे आप मार्क्स लाते हैं, जैसे आप देख लो जेई मेंस का, आपने अगर एग्जाम सुना होगा जेई मेंस, तो सबको आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है जेई मेंस में कि भाई एग्जाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो तो हम नहीं बताने जा रहे। लेकिन जेई मेंस में पिछले साल से क्या हुआ कि उन्होंने परसेंटाइल बताना शुरू किया। पहले क्या होता था ना कि मार्क्स जो भी आते थे जेई मेंस में, तो वही मार्क्स को डायरेक्टली उनके रिजल्ट या रैंक कार्ड में रख दिया जाता था कि 360 में इस बच्चे ने, इस कैंडिडेट ने इतना मार्क्स स्कोर किया। लेकिन अब से क्या हो रहा है कि परसेंटाइल बताया जा रहा है। मतलब कि परसेंटाइल कैसे बनाया जाता है, एक्यूरेसी से बनाया जाता है। मतलब जैसे अगर आप D2D का ही एग्जाम दे रहे हैं, आपको 150 क्वेश्चन मिले, ठीक है, आपको लगा कि 150 में मुझे 120 क्वेश्चन आती पूरी अच्छी से, ठीक है, आपने 120 मार दिया। ठीक है, 150 में आपने 120 अटेम्प्ट किया, मतलब आपने 80% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, अब एक्यूरेसी देखिए कैसे काम करती है यहाँ पे, कैसे आपको मेरिट लिस्ट आगे भी लाती है और मेरिट लिस्ट से बाहर भी कर देती है, जबकि आपको सबसे ज्यादा नंबर आने की आशंका होती है। 120 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपको लगा कि मैंने कम से कम 80 क्वेश्चन, चलिए 80 नहीं बढ़ा देते हैं, 105 क्वेश्चन आपने सही मारा। 120 में 105 क्वेश्चन आपने सही मारा, मतलब 150 में 120 अटेम्प्ट किया, 120 में 105 सही किया, 15 क्वेश्चंस आपने गलत किए, तो एक्यूरेसी आपकी बनती है 85% की। मतलब आपकी रैंक 105 में फर्स्ट नंबर पे होगी। वो 100 अगर नंबर देखा जाए 105 नंबर, तब तो आपकी रैंक फर्स्ट होनी चाहिए। लेकिन जब एक्यूरेसी देखेंगे और किसी और की एक्यूरेसी आपसे ज्यादा होगी जबकि कम नंबर में भी, तब भी उसकी रैंक हो सकता है आपसे अच्छी होगी। कैसे, किसी ने 90 क्वेश्चन मारा, ठीक है, आपने 120 मारा, आपके 105 आए, नंबर के हिसाब से आपको आगे होना चाहिए, लेकिन आप आगे नहीं हो। किस वजह से, अगर किसी बंदे ने किसी ने अटेम्प्ट किया 90 क्वेश्चन, 90 में उसके 89 सही हो गए, मात्र एक गलत हुआ, उसकी एक्यूरेसी क्या हुई आप खुद जान रहे हो, 99% उसकी एक्यूरेसी और आपकी एक्यूरेसी 85। तो वहां पे अब क्या हुआ, पछड़ गए। वहां पे हो सकता है उसकी रैंक फर्स्ट हो और आपकी रैंक सेकंड हो, या फिर पॉइंट से ही फर्क बन जाए। यही इंपॉर्टेंट होती है एक्यूरेसी की। तो यही एक्यूरेसी को जेई मेंस में अप्लाई किया गया। जैसे किसी बच्चे ने 90 क्वेश्चंस का होता है ना जेई मेंस, 4-4 नंबर का 90, ठीक है, तो 90 क्वेश्चंस की जेई मेंस होती है। किसी ने 60-65 मार के आ गया कि अरे चलो मार देते, ये मार देते, वो मार देते, सब मार दिया उसने और आई उसकी 27 नंबर। 60 क्वेश्चंस मारा उसने और 4 नंबर एक क्वेश्चन का होता है जेई मेंस, 60 × 4 240 नंबर की क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया और आया मात्र उसका 27 नंबर। मतलब कितनी मार्क्स उसने गलत की, तो उसकी एक्यूरेसी क्या बनेगी, बिलो 1% की। उसकी एक्यूरेसी बिलो 1% की बनी, तो उसकी नंबर रैंक कहां हुई मेरिट लिस्ट में, CML रैंक उसकी क्या हुई, सबसे लास्ट। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक्यूरेसी आपके लिए सबसे मायने रखती है। आप भले उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो, लेकिन जितना भी अटेम्प्ट करो उसमें कोशिश करो कि सबके सब सही निकले। और कैसे सही निकलेगा, कैसे आप अपनी एक्यूरेसी को सुधार सकते हो। देखो यार, एक्यूरेसी सुधारने का एक ही तरीका है कि आप कंसिस्टेंट बनो, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम में आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो D2D तो क्या, कोई भी छोटी से छोटी एग्जाम भी नहीं निकलने जा रही है आपसे, ठीक है। सेमेस्टर एग्जाम भी खराब हो जाती है। एक्यूरेसी सेमेस्टर एग्जाम में भी इंपॉर्टेंस होती है उसकी, आप देख लो। अब अगर आप बोलते हो कि यार कम से कम स्टेप मार्किंग तो मिल जाएगा, तो स्टेप मार्किंग की गुंजाइश वही रखता है जिसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। तो स्टेप मार्किंग की क्यों उम्मीद रखते हो यार,
अच्छे से मार्क्स लाने के लिए आपको एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी को मेंटेन रखने के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ता है। कंसिस्टेंट आप कैसे? कंसिस्टेंट इन अ मीनिंग, मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, क्या एक्यूरेसी इफेक्ट करती है सीएमएल रैंक को? बिल्कुल, मैंने तो आपको बता ही दिया। सीएमएल रैंक तभी इफेक्ट कैसे नहीं करोगे अगर आप एक्यूरेसी मार के आ जाओगे 240 नंबर के और आ रहे हैं आपके 20 नंबर, तो एक्यूरेसी तो बहुत गंदी निकली आपकी। एक्यूरेसी गंदी निकली तो सीएमएल रैंक जो होगी आपकी बहुत नीचे होगी। ये सारे एग्जाम्स में फैक्टर करती है। आप D2D भी देख लो, मैंने बता रहा हूँ मैं मेरे कैसे इतने अच्छे मार्क्स आए। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, अराउंड मैंने 45 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया था 150 में D2D का, ठीक है ना। आप बोलते हैं कि 2019 का क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत इजी था, तो क्यों नहीं किसी ने 150 में 150 मार के आ गया और 140 नंबर ले आया? क्यों हाईएस्ट 60 के अराउंड ही रुक गया? ये क्वेश्चन आपको अपने से भी खुद भी पूछना चाहिए कि अगर इजी ही क्वेश्चन था तो क्यों कि सबने 150 नहीं अटेम्प्ट किया? क्यों सब रुक गया 150 से पहले? क्यों किसी ने 50-55 क्वेश्चन ही मार के अपने आप में ही रुक गया? क्योंकि उससे भी पता था कि एक्यूरेसी क्या चीज होती है, ठीक है ना। एक्यूरेसी से सब कोई डरते हैं और आपको भी डरना चाहिए कि एक्यूरेसी खराब होगी तो आपकी रैंक गंदा हो जाएगी। तो मैंने 35 से 45 क्वेश्चन तक के बीच में ही रखा था, ज्यादातर मैंने मैथ्स मारे। और मैथ्स में मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तो मैथ्स में मेरे 29 आए थे, ठीक है। 30 अटेम्प्ट किया और 29 मार्क्स आए, तो सोच सकते हो मेरी एक्यूरेसी कितनी धांसू थी। तो उस धांसू एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना होगा। कंसिस्टेंट इन अ मीनिंग, सबको तो इसी कॉलेज में जाना है बीआईटी सिंदरी में, सबका यही फैक्टर है बीआईटी सिंदरी में कैसे एडमिशन होगा। बहुत लड़के मेरे को 4th सेमेस्टर में वो अभी मैसेज करते हैं कि कैसे क्या तरीका, मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ कैसे। तो भाई D2D एग्जाम की फॉर्म की डेट निकल चुकी है, ठीक है ना। तो 20 अगस्त लास्ट था। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एग्जाम होने को है D2D का। ये अगर आपको लग रहा हो कि यार क्या बोल रहा है, इससे कैसे पता चलेगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं गारंटी बता सकता हूँ जब जेईई मेंस हो सकता है पूरे देश भर में, तो स्टेट लेवल की एग्जाम की क्या औकात है, वो तो होनी की है, समझ लो, तो होना ही होगा स्टेट लेवल के एग्जाम। स्टेट लेवल का एग्जाम होना बहुत जरूरी भी हो गया है। स्टेट लेवल का एग्जाम इसलिए जरूरी है कि आपको अगर कोई और विकल्प नहीं है कि आपको प्रमोट किया जाए मेरिट लिस्ट में, अगर आपके सेमेस्टर्स के मार्क्स को जोड़ के अगर मेरिट लिस्ट बना दिया जाए तो सबसे पहले तो दिक्कत आप ही की हो जाएगी। तो वो आप भी नहीं चाहोगे कि सेमेस्टर के एग्जाम से मेरे मेरिट लिस्ट बने D2D में। आपको एग्जाम भी आपको भी देना जरूरी है, तो वो आप भी चाहते हो कि एग्जाम हो, एग्जाम की प्रिपरेशन आप करो, और कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट होने का एक ही तरीका है कि आप अपने तरीकों को सुधारें। मतलब कि जैसे अगर आप रोज नहीं पढ़ रहे हो तो आप नहीं निकाल सकते हो D2D, फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। ये बात सच है यार, आप खुद समझो, आपके पेरेंट्स आपके पीछे कितना लंबा समय बर्बाद किए कि बेटा ये आपको देखो यार पैशन फॉलो करना है। तो अगर कोई 11वीं 12वीं का लड़का बोले कि मेरे को पैशन फॉलो करना है तो समझ में भी आता है। और आप कॉलेज लाइफ वाले स्टूडेंट हो, अगर आप बोलोगे मैं अभी अपना पैशन ढूंढ रहा हूँ, तो ये तो बहाना मारने वाली बात हो गई यार। पहले एक अच्छा कॉलेज एक्वायर करो, वो लाइफ में बहुत जरूरी है। आज का समय जिस तरह से बर्बादी में जा रहा है, आप देख सकते हो नौकरियां जा रही हैं यार। अगर आप अच्छे कॉलेज नहीं एक्वायर करते हो, पहले लड़ झगड़ के कंपटीशन में फाइट नहीं करोगे और सही कॉलेज नहीं लोगे अपने लिए बैकअप के तौर पे, उसके बाद पैशन ढूंढते रहना 3 साल जहां भी रहना उसका पैशन ढूंढना, उसके बाद जो करना हो करना, लेकिन एक कॉलेज तो पहुंचो अच्छा सा। और कॉलेज तभी पहुंचो जब आप कंसिस्टेंट होंगे, मतलब आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं करता है ना, तो जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ने का मन करता उसी को खोल के बैठो 6 घंटा, नहीं भी पढ़ना पड़े फिर भी देखो उस क्वेश्चन को देखो, उस लाइन को देखो। बाद में 1 घंटा बाद आपको रियलाइज होगा कि चलो एक लाइन देख ही लेता हूँ, फिर वो एक लाइन से इंटरेस्ट बनेगा तो दूसरा लाइन देखोगे, तीसरा लाइन देखोगे, इस तरह से कंसिस्टेंसी बनेगी। हो सकता है पहले दिन आपने 6 घंटा पढ़ा, दूसरे दिन आपने 2 घंटा पढ़ा, लेकिन पढ़ा तो सही है, कम से कम आपने ट्राई किया, वही करना है आपको। ट्राई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे यार। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 लड़के हैं, एक लड़के ने बीआईटी सिंदरी निकाला, एक लड़के ने नहीं निकाला बीआईटी सिंदरी। उसका नहीं निकालने का क्या रीजन निकला? उसका सिर्फ 6 महीने का मेहनत ही डिसाइड करेगा कि आप बीआईटी सिंदरी निकालते हो या नहीं निकालते हो। सिर्फ वो महीनों की मेहनत ही उसको बीआईटी सिंदरी दिलाएगा। आपको डिसिप्लिन लाना है ना, तो एक तरीका मैं बताता हूँ। घर में रात का खाना जब खाते हो ना, तो अपना बर्तन जो जिसपे खाते हो रात का खाना, जो मील लेते हो, डिनर लेते हो, उसको जाके खुद से धो। वो धोओगे ना तो आपको डिसिप्लिन बनेगा कि भाई हाँ चलो हमने एक आदत डेवलप किया। वो आदत की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सुबह उठते हो, फ्रेश होते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, ये क्या है? आदत है। बचपन से आपको अपने घर के वालों की तरफ से आदत दी गई, यही आदत को आपको पढ़ाई में लाना है, ठीक है। कुछ मत देखो यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब हटाओ दिमाग से, सीधा सीधी सोचो यार कि मेरे को सिर्फ ये एग्जाम निकालना है। मैं चाहता हूँ जितने भी लड़के अगर सुन रहे हैं ना, कम से कम अगर 5 लड़के भी या 5 लड़कियां भी सुन रही है,
तो इसे फॉलो करो, नहीं फॉलो करोगे तो कुछ नहीं निकलने जा रहा है एग्जाम के मामले में, ठीक है। ये कंपटीशन दिन प्रतिदिन हार्ड होते जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि आप नहीं पढ़ रहे हो तो क्या हो सकता है सब कोई चिल मार रहे हो? नहीं, अगर जिससे डिजर्विंग होगा ना वो दिन रात मेहनत कर रहा होगा इसके पीछे, ठीक है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें, फोकस होएं। लेकिन आप ये सिर्फ समय टाल रहे हो। 6 महीना निकल गया लॉकडाउन का, लेकिन अगर आपने एक चैप्टर नहीं खत्म किया होगा, और ये भी जरूरी है कि जिन लड़कों ने, जिन लड़कियां ने चैप्टर खत्म भी कर लिया उसे फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको। ये नहीं सोचो कि आपने खत्म कर लिया तो जब एग्जाम आएगा तो एक रात पहले पेज पलट लेंगे तो हो जाएगा, नहीं, इसमें भी आप मार खा जाओगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं यार जो खत्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी दोबारा पढ़ते जा रहे हैं, दोबारा पढ़ते जा रहे हैं, दोबारा पढ़ते जा रहे हैं। तो उनको पछाड़ने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आप जैसे बोलते हो कि सेमेस्टर में यार, जैसे सेमेस्टर एग्जाम से होता है ना कि हर किसी के ब्रांच में कोई एक टॉपर होता है जिसको आप लोग बोल देते हैं यार ये टॉपर है यार, ये तो दिन भर पढ़ता है। कैसे दिन भर पढ़ता है यार? वो भी पढ़ता, वो कंसिस्टेंट है, वो कोई 12 घंटा 14 घंटा टॉपर नहीं होता। मैं भी अपने कॉलेज का कॉलेज टॉपर हूँ भी, लगातार 1.5 साल तक, 4 सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर मैंने भी कॉलेज टॉप की अपनी पूरे तीनों ब्रांच में, ठीक है। तो मैं कोई 24 घंटा या 12 घंटा नहीं पढ़ता था, मैं सिर्फ 2 घंटा पढ़ता था, वो भी रोज, लेकिन पढ़ता था रोज। जो पढ़ा उसे आगे रोज पढ़ता गया, आगे पढ़ता गया, ऐसे खत्म करता गया, खत्म करेगा फिर रोज। ऐसा नहीं कि खत्म होने के बाद मैं शांति से बैठ गया कि चलो यार मेरे खत्म हो गया चैप्टर तो मैं आराम करता हूँ। नहीं, मैंने वो चीज़ नहीं फॉलो की। मैंने किया कि भाई रोज अगर खत्म भी हो रहा है तो उसे कंप्लीट करना है, फिर कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है। कंप्लीट करने के बाद इससे क्या होता है कि जब एग्जाम का टाइम होता है ना तो सब कुछ पढ़ रहा होता है, आप सोए हुए रहते हो तो आराम लगता है। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो कोई टॉपर्स भगवान नहीं बना के देते, वो पढ़ाई से, अपने मेहनत से बनते हैं वो, ठीक है। बीआईटी सिंदरी तभी निकलेगा, बीआईटी सिंदरी भी उसी का इज्जत करेगा जो उसका इज्जत करेगा। मींस यही मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप उस एग्जाम को वैल्यू देना चाहते हो तो खुद पढ़ के दिखाओ। माँ बाप का सपना यार होता है कि बच्चे कोई एक सही कॉलेज पे पहुंच जाए, तो वही सही कॉलेज तभी मिलेगा जब आप कंसिस्टेंट होगे। तो मेरे को ज्यादा कोई भाषण देने वाला मेरे को नहीं बनना है, ठीक है। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप कंसिस्टेंसी से पढ़े, वरना बेकार चला जाएगा सारा मैटर, ठीक है ना। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बाबू सोना करते रह जाओगे, दिन भर टाइम पार हो जाने वाला है, ठीक है। तो कम से कम 2 से 4 घंटा दो D2D के। यार मैंने सिलेबस बता दिया है कि क्या क्या पढ़ना है, बस वही पढ़ लो, काम बन जाएगा बीआईटी सिंदरी का। और नहीं देखा है तो पार्ट 2 आई सेक्शन में मिल जाएगा, वहां जाके क्लिक करना, वहां आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 मिल जाएगा। अगर नहीं पढ़ोगे ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं बस इतना ही बोल के आपके सामने से एंड करना चाहता हूँ यार कि एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। पार्ट 5 में मैं आपके सामने इससे भी कुछ, अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो मैं बताना, मैं इससे भी कुछ अच्छा चीज आपके सामने ले आऊंगा जो फैक्टर करता है नंबर्स के लिए। जैसे एक्यूरेसी एक पॉइंट मैंने आपको बताई कि वो कंपटीशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। उसी तरह मैं प्रिसीजन के बारे में बताना चाहूंगा अगले पार्ट में कि प्रिसीजन एक्यूरेसी को कितना अच्छा कर सकता है। वो भले आपको अभी लग रहा हो कि यार कितनी भारी भारी वर्ड्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं, ये सब छोटी छोटी वर्ड्स हैं, लेकिन आपने कभी सुनी नहीं या फिर आपने कभी गौर नहीं किया ये सब चीज़ों पे, ठीक है। कंपटीशन सब कुछ देना चाहता है, लेकिन पास वही करता है जो स्ट्रैटेजी से पढ़ता है। ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं अच्छा नंबर लाता। मैंने ये बात पार्ट 1 में बताया था कि ज़्यादा पढ़ने वाला ज़्यादा नंबर नहीं लाता है, स्ट्रैटेजी से पढ़ने वाला ज़्यादा नंबर लाता। तो मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ, बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप समझिए इस बात को। और यार इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाओ, और नहीं भी फैलाओगे ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप ही सुन रहे हो ना तो इस चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि आप 11th 12th वाले बच्चे होंगे या फिर आपके घर में कोई 11th 12th वाले बच्चे होंगे, या खुद आपका कोई कंपटीशन दे रहे होगे, चाहे एसएससी दे रहे होगे, कुछ तो कोई ना कोई एग्जाम तो आप जरूर दे रहे होगे, या कोई ना कोई फॉर्म आपने जरूर भरा होगा, चाहे आर्मी, चाहे रेलवे, कुछ भी तो भरा ही होगा। तो वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करो कि एक्यूरेसी क्या इंपॉर्टेंस रखती है आपके सामने। और आजकल तो बहुत कोई ट्रेंड में चल रहा है यार कि एसएससी, रेलवे वाला, ये बहुत सारी चीज़ें चल रहा है। तो यार यूथ ही बिगाड़ सकता है और यूथ ही सुधार सकता है। अगर यूथ जिता सकता है किसी भी पार्टी को तो यूथ गिरा भी सकता है किसी पार्टी को। तो ये बात आप समझ के रखें, ठीक है। यूथ में बहुत ताकत है, तो एकजुटता से बनी रहनी है यार। और सबसे पहले फोकस करो यार D2D पे, D2D कैसे निकालना। मैं चाहता हूँ यार जो भी स्टूडेंट्स मेरे सुन रहे हैं बातों को, यार कम से कम 10 में से 5 लड़के भी, अगर 5 स्टूडेंट्स भी निकाल लेते हैं D2D ना, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात हुई कि मैंने किसी को इन्फ्लुएंस किया कुछ अच्छा करने के लिए। तो मैं बस इतनी बातों से अपना ये वीडियो को एंड करता हूँ यार। मिलता हूँ आपसे D2D के पार्ट 5 में। पार्ट 5 में मैं आपसे एक्यूरेसी से भी बेहतर चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स को रख के कि कैसे आप सुधार सकते हो। और अंत में मैं यही बोलूँगा कि आपको क्रैक करना है बीआईटी से। तो थैंक यू यार, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।